रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़। आप सबको गुड मॉर्निंग से आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन खैरियत से गुजरेगा और इसके साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में। और आपने ये भी देखा कि कल सिंध में क्या हुआ। सिंध पुलिस कल खासी नारा नज़र आई, लेकिन उसके बाद इंटरवीन किया गया आर्मी चीफ की तरफ से और उसके बाद उन्होंने एक जो कमेटी बनाई है उसके बाद अब देखेंगे फैसला होता है, कब फैसला होता है। कमेटी बनाई गई है, 10 दिन का टाइम दिया गया। पुलिस जो है अब वापस अपने दफ्तर में पहुंच चुकी है, 10 दिन का वक्त दिया गया है, 10 दिन में इंक्वायरी होगी। तो ये अच्छी चीज़ है कि जो मामला खराब हो रहा था वो कल बड़ा सरप्राइज हो रही थी कि एवरी आवर न्यूज़ वाज कमिंग और इतने सारे लोग एकदम से एज अ प्रोटेस्ट जो है वो लीव पर जा रहे हैं। फिर उन्होंने डिफर कर दिया कि हम 10 दिन के लिए इसको होल्ड पर रख देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि सिचुएशन क्या होती है। कल बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी कंट्रोवर्सी बनती रही। वज़ीर आज़म कल लाहौर में मौजूद थे तो उनका दौरा लाहौर भी डिस्कस करेंगे। और जो मुल्क में रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है और वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं खुद इस चीज़ को देखूंगा, लुक आफ्टर करूंगा, तो क्या उसके लिए कोई इकदाम किए गए या नहीं, इस पर भी बात होगी। इस पर भी बात करते हैं। अभी नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। न्यूज़ की बंदिश के 52वें दिन एक और इंतहाई कदम। हुकूमत और चेयरमैन पेमरा ने 24 न्यूज़ को सैटेलाइट से भी बंद करा दिया। सैकड़ों कारकुनों का रोजगार छीनने की मजमूम हुकूमती कोशिश। सहाफती तंजीमों का 24 न्यूज़ की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। आर्मी चीफ का कराची मामले पर नोटिस और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद सिंध पुलिस के आला अफसरान ने छुट्टी की दरख्वास्त वापस लेने का मशरूत फैसला कर लिया। सिंध पुलिस के मुताबिक छुट्टी मौखर करने का फैसला मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में किया गया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाजत न मिलने पर कौमी असम्बली इजलास में ऑपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर डाइस का घेराव, गो न्याजी गो के नारे। ऑपोजिशन अरकान सीटियां बजाते रहे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। मुल्क में रोज बरोज महंगाई में इजाफा। वज़ीर आज़म मौशी टीम से नाराज। इमरान खान ने ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वफाकी काबीना में 6 निकाती एजेंडे पर गौर, मुतादिद निकात की मंजूरी। उधर इमरान खान का दौरा लाहौर, वज़ीर आज़म से चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब की मुलाकात। मुनाफाखोरों और कीमतों में मसनूई इजाफा करने वालों को पकड़ा जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर उमल गुल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। पुरनम आंखों के साथ उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, साथी खिलाड़ियों और अपने पुरस्तारों का शुक्रिया अदा किया। उमल गुल होंगे आज हमारे मेहमान। सदारती इलेक्शन में हारा तो अमेरिका छोड़ जाऊंगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आवाम को आगाह कर दिया। 3 नवंबर 2020 को होने वाले अमेरिकी इंतखाबात के नताइज का असर दुनिया भर में पड़ेगा। गुलकारों का बुलबुलों में बंद होकर लाइव कॉन्सर्ट का मुजाहरा। कॉन्सर्ट में शुरका को प्लास्टिक की गेंदों में दिखाया गया। स्विमिंग लैब्स ने अपने नए और पुराने मशहूर गाने भी पेश किए। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और सबसे पहले हम बाकायदा आगाज़ करेंगे कल के होने वाली डेवलपमेंट के हवाले से। और इसके साथ साथ जो हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि आज 52nd डे है अबूजर, 52 दिन हो गए 24 न्यूज़ की बंदिश को। और ये जो कल इंतहाई इकदाम उठाया गया हुकूमत और पेमरा की जानिब से कि उसको सैटेलाइट से भी बंद कर दिया गया, सहाफ़ती तंजीमें उसकी पुरजोर मजम्मत कर रही हैं। बेशक इस पर मजम्मत की भी जानी चाहिए क्योंकि ये जो मामला हुआ है सबके सामने है। 52 दिन पहले जो भी हुआ उसके बाद मुआवज़त की गई। एक ऐसी ट्रांसमिशन थी, लाइव ट्रांसमिशन थी। उसके बाद जो सिचुएशन हुई गवर्नमेंट के साथ भी जो है मुज़ाकरात चलते रहे, पेमरा से मुज़ाकरात चलते रहे। लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ एक माइंड बना लिया गया है 24 न्यूज़ के ख़िलाफ़ जाने का हुकूमत की तरफ से। और यही वजह हुई कि बारहा ये यकीन दहानी भी कराई गई, बारहा ये भी बात सामने आई कि इस तरह से कोई इंटेंशनल मामला नहीं था। लेकिन एनीवेज गवर्नमेंट ने शायद ये चीज़ नहीं सोची कि सैकड़ों कारकुनों का रोज़गार छीना जाएगा और ये जो कोशिश है इससे नुकसान ही होगा। बहुत से सैकड़ों कारकुनों का उनसे मुंसलिक हैं, सैकड़ों लोग यानी कि हज़ारों लोग इससे अफेक्ट होंगे। इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया है। मज़मूम कोशिश है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, बिल्कुल पुरजोर मजम्मत करते हैं। और इस हवाले से हम बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, बहुत दुख
का ये टाइम है जो हम गुजार रहे हैं 24 न्यूज़ को। आज 52 दिन हो गए बंदिश का सामना है और अब तो देखिए कि इंतहाई कदम उठाया कि सैटेलाइट से भी बंद कर दिया गया। देखिए, बहुत तकलीफदेह बात है। मैं जैसा आपने कहा कि हजारों खानदानों का जो रोजगार है वो इससे जुड़ा हुआ है और सभी लोग परेशान हैं इस महंगाई के दौर में, खास तौर से जो इतने बुरे हालात हैं इकोनॉमिकली, उसमें ये डर या ये हालात जिसमें लोगों की नौकरियां एट स्टेक हो जाएं, ये हुकूमत क्या करना चाह रही है ये बिल्कुल समझ में नहीं आती है। जहां तक मीडिया का ताल्लुक है, बड़े बड़े फौजी डिक्टेटर भी आए, बड़े बड़े सिविलियन डिक्टेटर्स भी आए, उन्होंने बड़े बड़े हथकंडे इस्तेमाल किए, लेकिन बिलाखिर उनको इसकी कीमत चुकाना पड़ती है और उनको घर जाना पड़ता है। ये हुकूमत जो है क्या कर रही है मीडिया के साथ, इसकी क्या रिलेशनशिप है, यही मीडिया है जो इनको ऐवान इक़्तिदार तक लेके आया था। इनकी 12-12 घंटे कवरेज दिखा के, 24-24 घंटे कवरेज दिखा के, खाली कुर्सियों से ये खिताब करते थे कंटेनर के ऊपर खड़े होके, वो सब कुछ उनको याद नहीं रहा। वो कहते हैं ना, जिसके ऊपर एहसान करें उसके शर से डरें। तो इस हुकूमत की कुछ समझ में नहीं आ रही है। एक मीडिया के साथ एक ओवरऑल स्ट्रेटजी इनकी ये है कि इनकी आवाज़ को दबाया जाए, इनके चैनल बंद करें, इनके अखबार बंद करें। बुखारी साहब, आपने कहा कि स्ट्रेटजी है, ऑब्वियसली नज़र तो ऐसी आ रहा है जिस तरह से मामला चल रहे हैं, 2.5 साल हो गए हैं, यही चीज़ देख रहे हैं हम। कभी कहाँ पर मसला आ जाता है, कभी 24 न्यूज़ के साथ तो एक मामला चल ही रहा है। अब एक तरफ तो दावे किए जाते हैं कि जी हम रोज़गार में इजाफा करेंगे, लेकिन जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ पर एक जाने महंगाई देख रहे हैं, फिर इसके अलावा दीगर मसाइल देख रहे हैं, फिर मुआशी जो पॉलिसी है वहाँ पर देख रहे हैं, फिर यहाँ पर डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है, नज़र आ रहा है कि यहाँ से हज़ारों लोग अफेक्ट हो जाएंगे। ये चीज़ क्या नज़र नहीं आती है, या मशवरा देने वाले कुछ इस तरह से होते हैं कि उन्हें वो नहीं बता पाते क्या हो क्या रही है, वजह क्या है इसकी? बिल्कुल सही सिमत में इशारा किया है। एक विशेष सर्कल है जिन्होंने घेरा हुआ है इमरान खान साहब को। वो शायद जाती तौर पर इतने बुरे ना हो या इस किस्म का रवैया उनका ना हो कि मीडिया की आवाज़ को बंद किया जाए, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो उनके मशीर हैं, जो उनके किराए के जो स्पोक्स पर्सन हैं, ये उनको क्या ख्वाब दिखाते हैं, क्या तासुर देते हैं कि मीडिया के बारे में इमरान खान साहब बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और इस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं जिस तरह डिक्टेटर्स के दौर में होता था कि फलां को बंद कर दें, फलां का डिक्लेरेशन कैंसिल कर दें। ये जो रवैया है ये ज्यादा देर तक हुकूमत खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए कि मीडिया को रियासत का चौथा सतून कहते हैं और चौथे सतून के साथ जिस किस्म का रवैया इख्तियार किए हुए है ये हुकूमत, इसका नुकसान उन्हीं को होगा और बहुत नुकसान होगा। इस वक्त तो हम सफर कर रहे हैं, हमारे साथी वर्कर सफर कर रहे हैं। अभी चैनल की बंदिश के बाद आप देखिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हजारों की तादाद में लोग जो इससे जुड़े हैं उनको कैसे सस्टेन किया जा सकता है। ये हुकूमत के सोचने की बात है। हुकूमत अगर नहीं सोचेगी तो यही आवाजें उठेंगी, फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होंगी, क्योंकि अगर प्रोटेस्ट करने का फैसला कर देता है मीडिया, माजी में भी हमने बड़े बड़े मिलिट्री डिक्टेटर्स के खिलाफ जद्दोजहद की है और कामयाब हुए हैं। इस हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए और जल्द अज जल्द उन्हें चाहिए कि चैनल जो है इसके ऊपर से बंदिश खत्म करें, वरना नुकसान अल्टीमेटली उन्हीं का होगा। हम तो सफर करेंगे, हमने माजी में भी सफर किया है, हमने माजी में भी जद्दोजहद की है। जी, आप जब हम सहाफत पढ़ते हैं, और पढ़ने से मेरी मुराद 4-4 साल 6-6 साल यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा एकेडमिक एजुकेशन हासिल करते हैं, तो एक मजमून होता है जर्नलिज्म की एथिक्स, और उन एथिक्स में ऐसा नहीं है कि आप गलती नहीं कर सकते, ये कहीं नहीं लिखा। आप गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको तस्लीम करके माजरत कर लें, और गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन ये पर्सनल एजेंडा क्यों लगता है 24 न्यूज़ के खिलाफ? पिछले 2 सालों में कितनी मरतबा बंद किया गया, हज़ारों ख़ानदानों का रोज़गार जुड़ा है। खान साहब ने तो वादा किया था, वज़ीर आज़म ने वादा किया था रोज़गार फराहम करेंगे, ये हमारे रोज़गार के पीछे क्यों पड़ गए ये हुकूमत? देखिए, जिस तरफ आपका इशारा है वो ह्यूमन एरर्स होती हैं, उसके ऊपर वार्निंग्स दी जाती हैं, उसके ऊपर बुला के बता दिया जाता है, आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, लेकिन ये जो फिरौनों की तरह से है कि बंद कर दें फौरी तौर पर, ये ना तरीका कार है ना ये कानून है। कानून के रास्ते इख्तियार करने चाहिए। जो गलती हो जाती है या जो ह्यूमन एरर है, इसके बारे में लोगों के रोजगार से खेलना, ये रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये रवैया जो है, ये फिरौनी अंदाज जो है, ये मेरा ख्याल है हुकूमत के अपने मुफाद में भी नहीं है और लोगों के रोजगार का जहाँ तक ताल्लुक है, एक तरफ नाअहली इस हुकूमत की ये है कि ना इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक है, ना इनसे महंगाई जो है काबू में आ रही है, ना कीमतों पर इनका कंट्रोल है,
ना ये किसी तरह से कोई रिलीफ दे पाए हैं एवरेज आदमी को। मिडिल क्लास जो है वो एलिमिनेट होती जा रही है अपनी नाअहली को छुपाने के लिए और अपनी जो कारस्तानियां मैं कहूँगा इसको छुपाने के लिए मीडिया के खिलाफ इतना बड़ा क्रैकडाउन जो है ये उनको, मैं फिर कह रहा हूँ एक बार कि इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। इनका पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ गए हैं। इसलिए कि मीडिया जब तक अपनी आवाज उठाता रहेगा उसी वक्त तक उनकी हुकूमत भी चलेगी। मीडिया की आवाज को दबाने का नतीजा इनके हक में अच्छा नहीं निकलेगा। बुखारी साहब, बेशक आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि नतीजा इनके हक में नहीं निकलेगा, क्योंकि माजी का भी आपने बताया कि माजी में क्या होता रहा। PPOs आते रहे हैं, अयूब खान से दौर के शुरू होकर ज़िया का दौर, और उसके बाद जो भी मामला था हमने देखी, आपने भी इसका जिक्र किया। अब क्या रास्ता होता है ऐसे वक्त में जब हिस्ट्री में देखा गया, आपने भी ये चीज़ खुद देखी है, क्या देखा आपने कि फिर क्या होता है, किस तरह से मीडिया इस चीज़ से गुजरता है, फिर रिएक्ट करने का तरीका क्या है, क्या और ऑप्शंस होते हैं जिस पे जाना चाहिए? आपने बहुत अच्छे से माजी का जिक्र कर दिया है। मैं जरा एक दो हवाले अगर आप ना इजाजत दें मुझे तो मैं देना चाहूँगा। अयूब खान बहुत बड़ा फर्जी डिक्टेटर था। उसके दौर में प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस जैसा ब्लैक लॉ, ड्रैकोनियन लॉ जो है वो पास हुआ। उसके खिलाफ हमारे बुजुर्गों ने जदोजहद की, उसको खत्म किया। उसके बाद ज़ियाउल हक का दौर है जिसमें जर्नलिस्टों को कोड़े तक लगाए गए, लेकिन ये आवाज़ न दबी है न दबेगी। वो फैज ने कहा था ना कि हम उस वक्त तक जो है अपना हाल दिल बयान करते रहेंगे जब तक हम में हिम्मत है। तो ये हम परवरिश लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। तो ये बात तो हम कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहे। हम कोई हिंदुस्तान के रॉ के एजेंट नहीं है, हम तो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के मुफाद में कोई एक ऐसा इकदाम बता दें हम इस पूरे ग्रुप के तमाम चैनल्स की तरफ से जिसमें कोई एंटी स्टेट, कोई ऐसी कोई जाती एजेंडा कोई हो। इस सब कुछ के बावजूद अगर हमारे साथ ये रवैया है तो ये बदुआएं भी लेंगे इतने लोगों की, और ये बिलाखिर इनको अपने इस हरकत पर शर्मिंदा भी होना पड़ेगा और ये इकदाम वापस भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा। और रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि खुदारा उन हज़ारों ख़ानदानों के रोज़गारों का सोचिए। अल्लाह ताला ने अगर आपको हुक्मरानी दी है और आपको वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया है इस मुल्क का, तो फिर ये बात सिर्फ सोच लीजिए कि ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इस्लाम भी इस चीज़ की तालीमात नहीं देता कि किसी से उसका रिस्क छीन लो। सो हर तरीक़ेकार जो है वो अगर सिस्टम के तहत चलेगा तो ये एक्सट्रीम मेजरमेंट्स नहीं लेनी पड़ेंगी आपको। इस हवाले से सिर्फ थोड़ा सा ये सोच लीजिएगा कि इस चैनल और इससे जुड़े जितने लोग हैं उनके पूरे के पूरे ख़ानदान उनके ऊपर इन्हिसार। बिल्कुल, और इसके साथ साथ कानूनी तरीका अपनाएं। कानूनी तरीका जो है उसी को फॉलो करें। पैमरा है, कोर्ट्स हैं, उसमें जाएं। मामलात इनडायरेक्टली फैसले देना, इनडायरेक्टली इस तरह से फैसले करना वो मुनासिब नहीं है। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, जिस तरह से हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ में कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत हुई हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं अब। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कल तो ऐसे लगा कि जिस तरह मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था छुट्टियों की बात हो रही थी, इस्तीफे ना आना शुरू हो जाएं, रिजिग्नेशन ना आना शुरू हो जाएं। पुलिस डिपार्टमेंट से इनका खासा नाराज़ नज़र आया कल हमें, और जो हुआ कैप्टन सफदर के हवाले से उसके बाद मामला खासे परेशान कुन थे। वज़ीर आला सिंध भी बोले इस पर, बिलावल भुट्टो भी बोले, फिर इस्तीफे मतलब छुट्टियों की डिटेल्स आना शुरू हो गई। लेकिन इन एनी वे मामला सेटल डाउन हो गया, ये अच्छी बात है। बिल्कुल, क्योंकि मुसलसल जो है एज प्रोटेस्ट, क्योंकि उनके लीव की एप्लीकेशन के अंदर बाकायदा जो मतन था उसमें यही लिखा था कि जो कुछ भी हो रहा है अंडर दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन हम काम नहीं कर सकते और हमें छुट्टियां चाहिए। बहरहाल कल आपको बताएं कि आर्मी चीफ के नोटिस और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद सिंध पुलिस के जो आला अफसरान ने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, अब उन्होंने वो वापस लेने का फैसला कर लिया है। और ये फैसला मशरूत तरीके से किया गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची वाक़े का नोटिस लें और फिर पूरी की पूरी इंक्वायरी करें, जिस पर बाकायदा इंक्वायरी शुरू हो भी गई है कि असल में मामला हुआ क्या। सिंध पुलिस की जानिब से कल ये ट्वीट में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि जो हमने छुट्टी की दरख्वास्तें दी गई थी वो मौखर कर दी गई हैं और 10 दिन के लिए ये मौखर की गई हैं, यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी होगी, देखा जाएगा कि असल मामला था क्या, प्रेशराइज किसने किया, प्रेशराइज किया या नहीं किया, क्योंकि कुछ चीज़ें वाज़ेह हो रही थी, कुछ
चीज़ें इनडायरेक्टली वाजे हो रही थी। लेकिन हुआ ये कि कल सोशल मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड बना रहा #We stand with सिंध पुलिस। अब पुलिस के साथ तो सब लोग खड़े भी हुए, परेशान भी थे कि आखिर हुआ क्या, लेकिन चूँकि बिलावल भुट्टो खासे परेशान थे कि ये क्या मामला है। उन्होंने जिक्र भी किया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये भी कहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं शर्मिंदा हूँ नून लीग से। उन्होंने ये भी कहा मरीम नवाज़ से मैं शर्मिंदा हूँ कि ऐसा हमारे सूबे में हुआ है, और इस तरह से उन्होंने ये बात की ओपनली। उन्होंने कहा कि आपको पहले दिखाते हैं जो सब कुछ मरियम शरीफ साहिबा और कैप्टन सफदर साहब के साथ हुआ वो इंतहाई शर्मनाक। मैं जितना उसका मजम्मत कर सकता हूँ वो कम है। मैं शर्मिंदा हूँ, अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं कि ये कैसा हुआ है। मेरा सुबह सवेरे इनको हरासा करके गिरफ्तार करना इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ सिंध। कौन थे जिन्होंने हमारा आईजी के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था? कौन थे वो 2 लोग जो आईजी के घर में गए और आईजी को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, डीजी ISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रही है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, कल आईजी कोई और होगा, मगर इस सूबा को चलना पड़ेगा, इस सूबा को हुकूमत को काम करना पड़ेगा, इस सूबे की पुलिस को काम करना पड़ेगा। क्या तुक बनता है कि सुबह 4 बजे हमारा आईजी मीटिंग कर रहा है कि नारा लगा है मकायद के मज़ार पे? अगर मेरा पुलिस का कोई इज्जत नहीं रहेगा वो अपना काम कैसे करेंगे? ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वज़ीर आला सिंध ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो है वो काफ़ी बात हुई। उन्होंने कहा कि मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली से मुतालिक केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के तरीक़ेकार को गलत करार दिया। उन्होंने फिर कहा कि कुछ तशवीशनाक चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही सहाफ़ी कुछ सवाल भी पूछ रहे थे, बट ही वॉकड आउट और उन्होंने उसका प्रॉपरली उस तरह से जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद जब बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जब ये चीज़ें वाज़ेह कर दी तो फिर थोड़ा क्लैरिटी आ गई। वो जो चीज नामुनासिब हुई उस पे एक्शन होना था और होता, एक कानून के मुताबिक होता। गैर कानूनी कायदे आज़म की मज़ार को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये 506B का मुकदमा, अब पुलिस क्या करे? अगर पुलिस के पास ये मुकदमा आएगा तो वो जरूर दाखिल करेगी। पता चला कि मुकदमा दायर हो गया, हमें पता चला कि जो मुकदमे में इन्होंने नॉमिनेट किया था उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने उसको पेश किया दोपहर में, इसलिए कि पुलिस कानून के मुताबिक चल रही थी। पुलिस ने 24 घंटे अंदर, आपको पता है कानून, और कानून ये नहीं कहता 24 घंटे के अंदर, वो कहता है as soon as possible, and latest within 24 hours। तो ये थी जी वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने बात की और फिर वो अपने सवालात पूरे सुन नहीं सके, या फिर उन्होंने या तो तैयारी नहीं थी उस तरह से, क्योंकि वो जो सवाल किए गए सहाफ़ियों की तरफ से उन्होंने उनका जवाब दिया नहीं था और चले गए थे। एनीवेज, इसके अलावा कल ये चूँकि बात रात 11 बजे के अराउंड जाके सेटल हुई है, तो उससे पहले तो हर जगह पर इसी बारे में बात हो रही थी क्या हो सकता है अब सिंध में, क्योंकि जब पुलिस चली जाएगी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी ख़राब हो सकती है, फिर उसके बाद क्या क्या ऑप्शन हैं गवर्नमेंट के पास, ये सारी बात हो रही थी। लेकिन कल नसीम ज़हरा के प्रोग्राम में 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 में सेनेटर वरीद इकबाल और पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर आजिज़ धामरा में भी तलब कलामी हुई। किस बात पर हुई आपको दिखाते हैं कि जी वो एक कायदे आज़म के मज़ार पे एक नारा लगाने के ऊपर ये जो है दरवाज़ा तोड़ दिया गया। उनको समझ नहीं आती, उनके नाना के मज़ार पे जाके कोई करे इस तरह, या उनकी अम्मी के मज़ार पे मामा के उनके जाके करे, तो वो देखते हैं किस तरह रिएक्ट करेंगे। वो ये पता नहीं प्रोड्यूसर साहब आपके पास बकवास बंद करें। आप बिलावल के नाना पे बात नहीं कर सकते, जो मौजू है उस पर बात करें। इस तरह आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप बकवास बंद करें, ये बात है। तुम फॉर्मर सेनेटर हो, आप बकवास अच्छा, करें। तुम बकवास बंद करो, मैं जवाब सुनाता हूं। तुम वलीद, आपके आप होश में, वलीद स्टॉप इट। आप चुप करें। इस तरह आई एम लीविंग योर प्रोग्राम में बकवास बंद करें, ये बात है। तुम फॉर्मर सेनेटर हो, आप बकवास अच्छा, करें। तुम बकवास बंद करो, मैं जवाब सुनाता हूं। तुम वलीद, आप होश में, वलीद स्टॉप इट। वलीद, नो, बी
be polite. He started it. What did he say? What did he say? तो ये तरीकेकार है, जब बात की जाती है तो ये तो जातियात पर आ जाया जाता है और फिर किस किस्म की एकदम से तरह कलामी शुरू हो गई। ये होना नहीं चाहिए। लोग चाहे सियासतदान किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। You have a lot of followers, वो चाहे पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है। आप अपने कारकुनों को क्या सीख देते हैं? नहीं शुरू होना चाहिए था, नहीं इसके ऊपर मजीद बहस होनी चाहिए थी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें, दलीलें दें, एंड आई थिंक दैट्स परफेक्ट कि आप अपना वेटेज रख के यू वेट फॉर योर टर्न। आप किसी की जातियात के ऊपर जब कमेंट करेंगे तो फिर जवाबात में फिर एग्जैक्टली रिस्पांस तो फिर आता है और फिर रिस्पांस। बट आई थिंक नसीम ज़हरा साहिबा हैंडल इट क्वाइट वेल। वो उसको भी मना कर रही थी, वो धामरा साहब को भी कह रही थी, वलीद साहब को भी कह रही थी। वलीद साहब इतने इस बात पे आ गए कि उन्होंने कहा कि मैं ग्लास मार दूंगा, उन्हें ये नहीं मालूम यार, मालूम था लेकिन गुस्से में उन्होंने कहा अगर मैं वहां पर होता और आप मेरे सामने तो होते थोड़े खड़े हो गए, कितना गुस्सा आया उनको। लेकिन जब वो बात कर रहे हैं पर्सनली, उनको नहीं मालूम कि अगले को भी गुस्सा आ सकता है। एनीवेज ये सारी बात हुई है, अफसोसनाक है और ऑब्वियसली नून लीग का भी वर्जन आ रहा है। नून लीग कह रही कि जो सिचुएशन इस वक्त है उसमें खासी परेशान को सिचुएशन इसलिए है कि सीज़न 2 शुरू होने वाला है और वो सीज़न 2 है जी गिरफ्तारियों का। उन्होंने कहा कि जी पीटीएम को अब ख़त्म करने के लिए गिरफ्तारियों का सीज़न स्टार्ट होगा और हम तो पहले ही कह चुके हैं कि ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। पहले तो वैसे बहुत से लोग कह देते हैं, शेख रशीद साहब ने बहुत दफ़ा कह दिया है कि दिसंबर 31 अक्टूबर का उन्होंने कहा था, फिर उन्होंने कहा कि दिसंबर तक आपको पता लग जाएगा, और उन्होंने कोर्ट एंड कोर्ट में बोल रही हूँ कहा था कि झाड़ू फिरेगा और फिर आप देखेंगे कि सिचुएशन क्या होती है। बहरहाल एहसन इकबाल साहब ने कल गुफ्तगू की है, उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। चुकी है तो गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू है। हम गिरफ्तारियों के सीजन 2 के लिए भी ये तैयार हैं। इनसे ना हमारे हौसले पस्त होंगे, ना हमारी जद्दोजहद पे कोई फर्क पड़ेगा। ये कंपनी नहीं चलेगी। अब मैं कहना चाहता हूं कि ये कंपनी पिट चुकी है। मैं कहना चाहता हूं कि गल मुक गई है। इमरान अहमद नियाजी की कीमत पर, उसकी नालायकी पर, उसकी नाकामी पर, उसकी तबाही के ऊपर पाकिस्तान के कौमी इदारों का वक़ार। एहसन इकबाल साहब ने भी यही कहा कि उन्होंने भी तनकीद की और ये जो तमाम सिचुएशन है सिंध की और फिर गिरफ्तारियों की उन्होंने बात की है। मौलाना फजल रहमान चूँकि पीटीएम के सरबराह हैं, वो भी खासे एक्टिव हैं और इनिशिएटिव लिया उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चलाने का, उसका सहरा उन्हीं के सर जाता है। लेकिन वो भी कल बोले, खासे नाला नज़र आए, उन्होंने कहा ये तरीकाकार ठीक नहीं है और इस तरह से अगर मामला होगा तो मज़ीद परेशानी हुकूमत के लिए भी आएगी और इस पूरे सिस्टम के लिए भी आ सकती है। यही पीटीआई इसी मज़ार क़ायद के ऊपर हुल्लड़बाजी करती रही है, उस वक्त उनका तो कोई नोटिस नहीं ले रहा, और इन्होंने सिर्फ इतना कह दिया है कि वोट को इज्जत दो, तो इसका ये माना देना कि इन्होंने तो बड़ी बेहुरमती कर दी। पीटीआई वाले तो हरमैन शरीफैन में भी खड़े होकर नवाज शरीफ गो नवाज के नारे लगाते रहे हैं, जिनको कभी हरमैन के हुर्मत का एहसास नहीं हुआ, जिनको कभी मज़ार क़ायद के हुर्मत का एहसास नहीं हुआ। आज सिर्फ सफदर साहब के ये कहने पर कि वोट को इज़्ज़त दो, ये इतना बड़ा जुर्म हो गया। हमें खुद इस बात पर अफसोस है कि हम क्यों इदारों का नाम ले रहे हैं कि सियासत में इदारों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आइन ने एक दायरा-ए-कार मुतय्यन किया है हर इदारे के लिए, उसके अंदर रहते हुए वो किरदार अदा करें, पता लगा लिया जाए। जी, मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा आपने सुना, और ये थे कल के चीदा जिदा सिनॉप्सिस, झलकियाँ जो हमने आपको दिखाई, जो कल सारा दिन होता रहा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सहर कामरान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहिबा। जी सहर साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सहर कामरान साहिबा, ये जो सिंध में कल हमने देखा, ओवरऑल मीडिया में बात होती रही, अच्छा हो गया कि सेटल हो गया, रात गए तक, और अब 10 दिन का टाइम दे दिया गया, इंक्वायरी होगी। लेकिन ये मामला हुआ क्या है? ऐसे लगा है कि बिलावल भुट्टो हों या फिर मुराद अली शाह हों, वो कंफ्यूज नज़र आए, वो परेशान नज़र आए हैं, बैफल्ड नज़र आए हैं कि क्या हो गया है। इसका मतलब है कि सिंध में गवर्नमेंट होने के बावजूद मालूम नहीं था क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में कि कंफ्यूज तो कोई नजर नहीं आया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने बहुत क्लैरिटी के साथ, चीफ मिनिस्टर ने बहुत क्लैरिटी के साथ तमाम हालात को न सिर्फ हैंडल किया बल्कि क्लैरिटी के साथ अवाम के सामने पेश भी किया, क्योंकि इसमें तो कोई कंफ्यूजन पीपल्स पार्टी को नहीं है कि जहाँ पे भी सूबे की इंटेग्रिटी अंडरमाइन हुई है, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है,
प्रोसीजर रूल्स एंड प्रोसीजर कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, जहाँ पे सिर्फ पुलिस की जो है वो अथॉरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, वहाँ पे तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल सही और फर्म पोजीशन दी है। और बहुत क्लैरिटी के साथ पहले दिन भी जिस तरीके से जो है मैं समझती हूँ कि यानी एक आईजी पुलिस जिसके नीचे 1.5 लाख फोर्स है, उसको उसके घर से जो है वो जब सारी दुनिया सो रही हो, सब लोग जलसा खत्म करके सो रहे हो, उस वक्त उसको उसके घर से जो है ना हरेस करके उसको अगवा करके ले जाया गया। और एक ऑर्डर यानी तरीकेकार भी कल चीफ मिनिस्टर सिंध ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत कर दी थी कि अगर मिसाल कायद के अंदर कोई वायलेशन होती है तो उसकी जो है एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास जाती है, उसकी जरूरत है, क्योंकि वो पर्चा दाखिल नहीं हो पाया, उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, तो एक ऐसा पर्चा जो है हरेसमेंट का सेटिंग क्या है वो दर्ज किया गया। वो ताने बाने भी आज के सामने आ गए कि किससे मिल रहे हैं, आदिल शेख साहब से मिल रहे हैं, एक क्रिमिनल शख्स मिला है। और ये भी एक अजीब बात है कि जब आपको इस किस्म के पर्चे दर्ज कराने हो जिसमें आपके ऊपर आपने जो है वो साबिक वजीर आजम थे और सिटिंग वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के और 3 साबिक डेकोरेटिव जनरल थे और कौमी असम्बली के मेंबरान से पर्चे दर्ज कराने हो तो आपको एक क्रिमिनल मिलता है। इसी तरीके से जहाँ पर पर्चा जो है वो सिंध के अंदर पीडीएम के ये शिरकत में आए हुए एक मेहमान से कराना हो तब भी क्रिमिनल मिलता है। तो ये तो आपको बता देता है कि मतलब कि किस बुखलाहट में, किस घबराहट में, किस कैफियत में वफाकी हुकूमत है। और हम एप्रिशिएट करते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनकी अपील को जो है ना सिर्फ रिस्पॉन्स किया बल्कि नोटिस दिया और इंक्वायरी ऑर्डर की। बिल्कुल, वो फौरन ही इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई थी। लेकिन सहर साहिबा उसके बाद फिर आपने देखा कि इस खबर के बाद मुसलसल खबरें आना शुरू हो गई लीव की। वो उसमें उन लीव एप्लीकेशंस में एएसआई तक जो है उन्होंने दिया, आईजी, एडिशनल आईजी, एसएसपीज जो लीव पर जा रहे थे, बहरहाल उन्होंने 10 दिन के लिए मौखर तो कर दिया ये फैसला। लेकिन उसके साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब ये ट्वीट किया कि वी स्टैंड विद सिंध पुलिस, तो क्या ही अच्छा होता, जिस पर बात भी की जा रही थी कि अगर जब मुराद अली शाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आईजी साहब साथ हो जाते ताकि एक और उनकी क्लैरिटी वर्जन सामने आ जाता या वो खुद बता देते कि उनके ऊपर क्या गुजरी है, फिर इंक्वायरी होती, वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, वो एक अलग मैटर होता। जब इंक्वायरी होनी थी और उसके अंदर वही बात है कि किसी फरीक को जो भी स्टेटमेंट देनी थी उसको वहाँ पे साफ रखना, यानी रखना ही तो चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। इसके ऊपर तो मैं कोई राय नहीं दे सकती। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने एक मिनिस्ट्रियल कमीशन बनाया और चीफ मिनिस्टर ने कहा इसका प्रोब होना बहुत लाजमी है। और देखिए ऐसे तमाम वाक़यात का प्रोब होना जो है वो लाजमी होता है। बिल्कुल सिंध पुलिस के जो है वो लीव एप्लीकेशन आने लगी। आप ये बताएं कि यानी कोई भी एक किसी और महकमे का शख्स किसी और इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, यानी इट वाज वेरी अलार्मिंग। और देखिए ना, हम उस स्टेज पर आ गए हैं, जहाँ पे आपकी आज पुलिस कल कोई सिविल ब्यूरोक्रेसी, डेफिनेटली इट विल हैपन। हम भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक हरेसमेंट है हर जगह पे आपके। सहर साहिबा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप इस पोजीशन पर आ गए कि पुलिस को टारगेट किया गया या पुलिस को मालूम ही नहीं था कि क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है। और जिस तरह से आपने कहा कि क्लैरिटी थी कि किसने करवाया है, क्लैरिटी थी कि ये मामला हुआ क्या है। बहुत से सीनियर सहाफ़ियों ने कल ट्विटर पर भी बात की है। उन्होंने जहाँ पर ये कहा कि अभी स्टैंड विद पुलिस, वहाँ पर यह भी कहा कि लगता ऐसा है कि सिंध हुकूमत की वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट मतलब जो इस्टेब्लिश गवर्नमेंट होती है वो नहीं है। ऐसे लग रहा है कि वीक नज़र आई है सिंध हुकूमत। तो फिर क्या इस्तीफ़ों की तरफ सोच रही है पीपल्स पार्टी की, ये क्या हुआ है, या फिर 10 दिन का इंतज़ार किया जाएगा? उसके बाद तो ऐसे ये भी बात की जा रही है कि मामला सेटल हो जाएगा 10 दिन बाद, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इंक्वायरी जो होती हैं उसके रिजल्ट तो कभी सामने नहीं आए। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने जितनी मैं समझती अमिकेबली और जितना करेक्टली और जितने जो है क्लैरिटी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल किया है, शायद कोई और गवर्नमेंट नहीं करती। दिस इज ऑल्सो हिस्ट्री इन पाकिस्तान के इस तरह के वाकयात के ऊपर वी आर नॉट क्वाइट। बिल्कुल एक प्रॉपर ना सिर्फ पोजिशन ली, एक प्रॉपर स्टैंड लिया और प्रॉपरली जो है मैं समझती हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक बहुत अच्छा जेस्चर था कि वो खुद कल आईजी पुलिस के पास गए और उनको उन्होंने एश्योरेंस कराई कि इस सूबे के अंदर, इस सूबे की जो
इंटेग्रिटी है उसको अंडरमाइन नहीं होने देंगे। तो मैं समझती हूँ कि देयर इज नो कंफ्यूजन इन दैट, और ये बहुत जरूरी था। इसमें तो मैं समझती हूँ दो राय है ही नहीं। सेनेटर साहिबा, कल बहुत सी खबरें स्पेकुलेट भी कर रही थी, जिनमें एक तो टॉप ऑफ द लिस्ट रही गवर्नर राज के हवाले से, क्योंकि गवर्नर साहब कल मुलाकात करने गए तो ऐसा लगा कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। तो एक उस हवाले से भी कहिएगा कि कौन ऐसी खबरें फैलाता है। फिर दूसरा, बिलावल भुट्टो साहब की कोयटा जलसे में शिरकत ना करने की खबर जब स्पेकुलेट हुई और आपने देखा कि फिर इवन गवर्नमेंट के बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में ट्वीट कर रहे थे, फिर क्लैरिफिकेशन आना शुरू हो गई। मुझे याद है आपने भी ट्वीट किया और वाज़े तौर पर बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना जाएं, या तो वो जाएंगे या वीडियो लूँगी, लेकिन उनकी शिरकत और उनकी मौजूदगी जो है प्रेजेंस यकीनी होगी वहाँ पर। क्यों होता है ऐसे? मतलब एक खबर को ऐसे फैला दिया जाता है जैसे बहुत ही बावसूख जराए हैं और इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। र्यूमर्स चल रही हैं, तो ये तो आपको मतलब जब मैं कह रही हूँ ना कि ये पीडीएम के जलसे की घबराहट है, कभी जो है वो लाखों के मजमे को जो है वो 8,000 बताया जाता है, कभी जो है खबरें उड़ाई जाती है। यानी कंसर्न पार्टी नहीं कह रही, कंसर्न शख्स नहीं कह रहा, कोई और बैठा हुआ बता रहा है कि जी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो नहीं जाएंगे कोयटा की जलसे में। आई डोंट नो कि इस तरह की र्यूमर्स फैलाने से फिर गवर्नर राज कैसे लग जाएगा। तो फिर सेनेटर साहबा, ऑब्वियसली खबरें फैलाई गई क्लैरिटी, लेकिन अभी भी ऐसे लग रहा है कि नहीं है, क्योंकि वो तो आज जा रहे हैं गिलगित। अब होगा क्या? क्या आएंगे डायरेक्टली उसी दिन जलसे के लिए, या फिर वीडियो लिंक वाली चांसेस ज़्यादा हैं? क्योंकि अभी भी बहुत से लोग यही कह रहे हैं, मीडिया पे बात चल रही है कि क्लैरिटी नहीं है। वन लाइन पीपल्स पार्टी का इसमें स्टांस है? नहीं, पीपल्स पार्टी की तो बिल्कुल क्लैरिटी है। जो कंफ्यूजन फैलाना चाह रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि इस तरह की रिमोट फैला के उनको कोई वक्ती फायदा हो जाएगा, तो मैं बता दूं कि बिल्कुल फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस बात का भी वजाहत के साथ चेयरमैन ने खुद जवाब दे दिया है। हमने तो खैर ट्वीट की थी, लेकिन चेयरमैन ने खुद भी जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया जी, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि वो गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है, उन्होंने जब इलेक्शन होने से उन्होंने तभी बता दिया था कि मैं हर इलाके में जाऊंगा गिलगित बल्तिस्तान के, और ही वुड बी देयर। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि ही वुड ट्राई टू मैनेज द फ्लाइट, अगर वो फ्लाइट मैनेज कर सके ही विल गो पर्सनली अटेंड, अगर नहीं कर सके तो ही वुड एड्रेस वाया वीडियो लिंक। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी विल फुली पार्टिसिपेट इन एवरी पीडीएम जलसा। और ये जो सोचते हैं ना रोजाना एक खबर के फ्रिक्शन हो गई, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी, मैं समझती हूँ कि उनको बजाय ये कि इस तरह की खबरें फैलाने के बजाय अगर वो अपनी कारकर्दगी को तवज्जो देते हैं, अगर वो अपने रास्ते दुरुस्त करते हैं, अगर उनकी जो है वो मीटिंग स्पोक्स पर्सन की नहीं होती, अगर उनको ये एहसास होता कि आप पीडीएम को तो नजरअंदाज कर सकते हैं। ये जो पेंशनर्स एहतजाज कर रहे हैं, ये जो लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं, ये जो मीडिया एहतजाज कर रहा है, ये जो डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, जो तलबा एहतजाज कर रहे हैं, उनको क्या करेंगे? कल दिखाया है, कल आपको पाकिस्तान का हर वर्ग इनको बताता हुआ नजर आएगा कि आप अपनी अथॉरिटी, अपना इस्तेकात खो चुके हैं। अब जो दूसरे पर शक मारने लगे थे, अब आपके अपने चल चलाव का वक्त है। सही, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। तो अब वाज़ेह ये हुआ ही क्लैरिटीज, कल मुझे लगा एकदम से खबरें आ रही हैं और फिर क्लैरिटीज आ रही हैं, खबरें आ रही हैं और क्लैरिटीज आ रही हैं, ये हो रहा था। मतलब जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने मतलब बिलावल भुट्टो ने कल वाज़े तौर पर जब एक सहाफ़ी ने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा मैं प्राइवेट जेट करा लूँगा, मौसम बेहतर ना हुआ और मुझे ना जाने दिया, मतलब मैं ना जा सका मौसम की वजह से, तो फिर मैं वीडियो लिंक के जरिए खिताब करूँगा, बट आई विल मेक श्योर कि मेरी प्रेजेंस कोयटा जलसे में हो। एनीवेज, अब उम्मीद करते हैं कि ये तमाम मामला जो है, जो 10 दिन की इंक्वायरी की हम बात कर रहे हैं सिंध पुलिस के हवाले से, वो भी सेटल डाउन हो जाएगी और आइंदा से ऐसे वाक़यात नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह से स्टेट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जाता है, फिर इस तरह से मामला ख़राब होते हैं। आपकी जो गवर्नमेंट होती है सूबाई या फेडरल, उसके मज़ीद ताल्लुकात ख़राब होते हैं, तो ये सिस्टम के लिए, स्टेट के लिए किसी तौर पर भी अच्छा नहीं होता। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। हमारी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर्स के हवाले से बहुत बात होती है। बड़ी अच्छी बात है कि अब बात होना शुरू हो चुकी है। गवर्नमेंट ने भी इस पर बहुत सी इनिशिएटिव लिए हैं, आईडी कार्ड्स बनाए, इसके साथ साथ वोट के हक दिया गया। फिर इसके अलावा जो महरूमियाँ थी उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है, फंड्स दिए जा रहे हैं, कर्जे दिए जा रहे हैं, तो मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के साथ सोसाइटी में ये हुआ कि उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन मतलब आईडी कार्ड्स नहीं थे, उसकी वजह से बहुत से मसाइल थे। ये तो मसला हल हो रहा है और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी इनके लिए हो रही हैं, बड़ी अच्छी चीज़। बिल्कुल।
बिल्कुल, लेकिन अब सर वहीं पर सोसाइटी का रवैया कैसा होता है, और सोसाइटी का रवैया ना गवर्नमेंट ने चेंज करना है, ना सिस्टम ने चेंज करना है, ये हम सब लोगों ने मिलकर ही चेंज करना है। सो द अदर डे व्हेन वी वो लुकिंग एट दिस स्पोर्ट्स गाला जो ट्रांसजेंडर्स ने पूरा उसका इनेकाद किया, और बड़ा फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ कलर्स, वो पिक्चर्स एंड वीडियोस मैं चाहूँगी कि वो हम आपको दिखाएं भी। ये आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगी उन्होंने इसका इनेकाद किया था, और उनका नाम है सोबिया खान, जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में उन्होंने विज़िट किया है, ख़ुद भी एजुकेशन हासिल की है, अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं, इनफैक्ट अपने ही नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए, और कम्युनिटी में सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक हमने बना दिया ना, एक साइड पे एक ग्रुप बना दिया, तो अपनी कम्युनिटी के लिए वो बहुत काम कर रही हैं, एजुकेशन को प्रमोट कर रही हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़, और प्रोफेशनली उनको साउंड करने के लिए, इंडिपेंडेंट करने के लिए ट्रांसजेंडर्स को भी काम कर रही हैं। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। वालेकुम अस्सलाम जी, आपको भी हमारी तरफ। क्या हाल चाल है सोबिया आपके? आप कैसे, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। हम आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं प्यारी प्यारी, जो आपने बहुत सी जगहों को विज़िट किया है। ये आप अमेरिका गई थी, जहां आपने बड़ी ज़बरदस्त सी पिक्चर्स भी ली, और शुरू से ही आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। तो मैं चाहूँगी कि ज़रा आप अपनी ही ज़ुबानी सुनाइए कि कैसा रहा ये सफ़र यहाँ तक का। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र करूँगी कि अल्लाह ने मुझे बहुत अपने पेरेंट्स ऐसे दिए कि हमारी कम्युनिटी के जितने भी लोग होते हैं वो अपने घरों से उनको निकाल दिया जाता है। और मेरे माँ बाप ने मुझे अपने घर में जगह दी, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर अपनी माँ की बदौलत मैंने एजुकेशन हासिल की, फिर उसकी बदौलत में थोड़ी सी अपने कम्युनिटी के लिए कुछ आवाज़ उठाना चाहती थी कि मेरे ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं थी कि वहाँ से आवाज़ उठा सकूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं रेडियो में ज्वाइन की, रेडियो अपने प्रोग्राम में वहाँ मैं एंकरिंग कर रही थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कम्युनिटी के जितने भी मसाइल होते हैं, एजुकेशन में होते हैं, हेल्थ में होते हैं, तो काइंडली मैं खुद वहाँ पर जाकर उनकी जो मसाइल वो खुद हल करती हूँ। तो मेरी एक सक्सेसफुल स्टोरी ये भी है, तो खास तौर पर हम देखा जाए तो पेशावर के लोगों को वो हमारी कम्युनिटी को वैसे नजर से नहीं देखते जिस नजर से हमें देखना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसान। बेशक सोबिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और हमें बेसिक इंसान सबकी इज्जत करनी चाहिए, मकाम देना चाहिए। एक इंसान की हैसियत से एक दूसरे की इज्जत करना और उनको वो मकाम देना हम पर फ़र्ज़ है। सोबिया, ये स्पोर्ट्स गाला भी हुआ है, उस पर बताइएगा कुछ। बड़ी ज़बरदस्त गेम्स इसमें थी, और 50,000 ट्रांसजेंडर्स इसमें शिरकत किए, मुख्तलिफ गेम्स हुई हैं। इससे हवाले से बताइएगा कुछ, किस तरह से ये इनकाद हुआ, फिर एग्जीक्यूशन, क्या मनाजर थे वहाँ पर? जी, तो अगर हम स्पोर्ट्स के बारे से बात करें तो हमारी कम्युनिटी को ये एक बड़ा थोड़ा सा फ़ायदा मिले कि उससे हमारी कम्युनिटी जितनी भी होती है वो आप देखते हैं, उनकी जब ईदें भी होती है, रमज़ान भी होते हैं, जो एक्टिविटीज़ वो अपने चेहरों पे जो उनको होता है कि उनको खबर नहीं होती कि सुबह कब है, रात कब है, शहर कब है, दोपहर कब, उनको बिल्कुल पता नहीं चलती। ऐसे प्रोग्राम में उनका आने से उनकी दिलों में जो उनके फेस में जो खुशी मुझे नज़र आई उस दिन, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश थी कि हमारी कम्युनिटी भी पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकती है अगर इनको मौके दिए जाए। इसमें कम से कम हमारे पास 6 गेम्स थे, 6 गेम्स में हमारी कम्युनिटी ने हिस्सा लिया, तो उसमें मैंने भी हिस्से लिए थे। कम से कम मैंने 4 मैचेस में फर्स्ट पोजीशन जीती थी, क्योंकि ये हमारे कम्युनिटी में जो टैलेंट होते हैं उसको आगे लाना होता है। तो मैं अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करना चाहती थी। मेरा मकसद ये था कि लोगों को सिर्फ ये पता चले कि ट्रांस कम्युनिटी सिर्फ नाच गाने के लिए नहीं, सिर्फ वो अपने माशरे में और कुछ भी कर सकते। हमारी फीमेल होते हैं, हमारे मेल अज़ात होते कर सकते, हमारी कम्युनिटी भी कुछ कर सकती है। तो मैंने अपनी कम्युनिटी को यहाँ पर लाने का मकसद यही था कि मैं उनको यहाँ पर ला के लोगों को बता सकूँ कि हमारी कम्युनिटी भी गेम्स भी कर सकती है। ज़बरदस्त। अच्छा, फिर उसका टर्न आउट कैसा रहा? लोगों की इंटरेस्ट डेवलप हुआ? ट्रांसजेंडर्स ने तो पार्टिसिपेट किया ही, लेकिन सोसाइटी का रिएक्शन क्या था उस पर? मुझे ये अच्छा लगा कि जहाँ पर हमारे ग्राउंड में जितने भी लोग बैठे हुए थे, तो वो लोग हमारे जो हमारे खेल का मैदान था वो देख रहे थे। तो मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि ऐसे लोग जो हमारे ऐसे इवेंट पे वो लोग जाते, हमारे हंसी मजाक मनवाते, वही लोग आज हमारे ग्राउंड में बैठकर हमारा मैच देख रहे। तो मुझे ये बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी कि वो आज हमें एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बड़े तो अब तक हम उनको एंजॉय कर रहे थे, आज वो हमारे गेम देखकर जब ग्राउंड में बैठे तो मुझे बहुत खुशी मिल रही थी कि हमारी जितने भी माशरे के लोग हैं, अगर इसमें ये एक्सेप्टेंस पैदा हो जाए कि ये भी एक कम्युनिटी है, ये भी एक इंसान है, तो हमारे जितने भी मसाइल होंगे
है वो जल्द से जल्द खत्म होगी, क्योंकि जब ये माशरे, ये फैमिली हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे हमारी कम्युनिटी को, ये इदारे हमारे पब्लिक प्लेस जितने लोग तो बहुत से मसाइल हल होंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप सोबिया। आपके मसाइल हल होने के हवाले से बात तो अब इंटरनेशनल फोरम्स पर भी हो रही है, पाकिस्तान में भी इस पर बहुत कोशिशें की जा रही हैं, स्पोर्ट्स इवेंट के हद तक तो किया गया। इसके अलावा जो कर्ज के हवाले से बात की जा रही है कि जो रोज़गार स्कीमें भी नाम डाला गया, फिर इसके साथ साथ मज़ीद भी इस पर काम हो रहा है, ID कार्ड्स के हवाले से भी। मज़ीद कौन से ऐसे काम हैं जो कि आपकी लिस्ट में है जो कि होने चाहिए फौरी तौर पर? कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म, कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कौन से ऐसे काम है जिस पर आप चाहती हैं कि फौरी काम हो ट्रांसजेंडर्स के लिए गवर्नमेंट की सतह पर? आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। पहले तो जब आपने शनाख्ती कार्ड के हवाले से बात की तो हमने इस शनाख्ती कार्ड से बड़े इशू बनाए, क्योंकि इससे हमें इशू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे एक शनाख्त, हम पाकिस्तान में जब रहते हैं तो हमें शनाख्त देनी चाहिए। अगर हम इस सारी उम्र इस पर बात करेंगे कि हमारा कार्ड नहीं बनेगा, हमें कार्ड बनवाना चाहिए, तो इससे तो हमारे फ्यूचर में जितने हमारी चीज़ें वो हमसे मिस होती जाएंगी। तो मैं काइंडली ये कहना चाहती हूँ कि हमें ऐसे काम करने चाहिए कि उसकी हमारी हमें ज़रूरत हो, जिससे और लोगों की ज़रूरत हो, ऐसे हमें भी ज़रूरत होती है। जैसे हम एजुकेशन पे बात करते हैं, माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में हमारे फीमेल हज़रात के लिए, हमारे मेल हज़रात से बहुत एजुकेशन के बड़े बड़े स्कूल बन रहे, बड़े बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहे हैं। अभी तक मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए ऐसा जगह नहीं दी कि वहाँ पर वो लोग जाकर अपनी तालीम को हासिल कर सके। फर्स्ट अगर हम कामयाबी की सीढ़ी पर हम चढ़ेंगे तो हमारे साथ जब एजुकेशन होगी तो हम आगे चल सकेंगे। अगर हमारे साथ एजुकेशन नहीं होगी तो फर्स्ट अगर मैं बहुत ही कोशिश कर लूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी को एक अच्छी जगह पे लगा दूँ, अगर उनके साथ एजुकेशन नहीं होगी तो सबसे पीछे रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए डिफरेंट स्कूल ना बना दिए जाए, हमें इसी स्कूल में रखा दीजिए जिससे हमारे जहाँ पर फीमेल पढ़ती है, जहाँ पर मेल पढ़ती है, वहाँ पर ये लोग खुद जाकर वहाँ पर स्टडी करें। अगर हम इनको डिफरेंट स्कूल में बैठाएंगे तो लोग यही समझेंगे कि हमसे डिफरेंट है। हमें लोगों से डिफरेंट को नहीं रखना चाहिए, हमें इनके साथ इनको पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी जबरदस्त बात की आपने सोबिया। आप देखिए कि पहला स्टेप ये होता है कि आपके घर वाले आपको एक्सेप्ट करें, आप घर में ही रहें और ओनरशिप दें अपने बच्चे को, और फिर उसके बाद आपको सिस्टम के लेवल पर जो है वो बेहतरी लानी पड़ेगी कि आपको एक्सेप्ट करें। आप लोगों में और हम में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, जहां हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वहीं पर आपका होना चाहिए। और एजुकेशन इज़ द बेसिक टूल जिसके बाद आप अपनी ज़िंदगी बरकरार कर सकते हैं। वेरी वेल डन सोबिया, थैंक यू। सोबिया आपका शुक्रिया। और सिमल जैसे बस बात की है कि ये होना चाहिए अक्रॉस ऑल फॉरम्स, कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन होनी नहीं चाहिए, और इस पर कोई भी काम करना चाहता है उसको करना चाहिए गवर्नमेंट की सतह पर, इंडिविजुअल लेवल पर। ये हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारी ये होनी चाहिए कोशिश कि हम अपना मैक्सिमम इसमें डालें। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स की नर्सरी जाना जाता है पूरी दुनिया में, और एक फास्ट बॉलर और उमर गुल, जिनका बड़ा ज़बरदस्त नाम था, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त मैच जितवाए और उनको यॉर्कर्स के माहिर भी कहा जाता है। तो उमर गुल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो ऑब्वियसली जो क्रिकेट फैंस हैं और साथ साथ जो क्रिकेटर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। उसके साथ हम भी उनको एक तो तारीफ भी कर रहे हैं और उनको खराज तहसीन। मुसलसल उनकी आंखें जो हैं वो नम हो रही थी, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त ट्रिब्यूट उस ग्राउंड में भी उन्हें पेश किया गया जब पूरा एक बैट की बनाकर वॉकवे बनाकर उसके बीच से वो जब गुजरे तो काफ़ी इमोशनल भी हो गए, वो खुश भी हो गए। एंड ही हैड एन अमेजिंग करियर, और पाकिस्तान के बहुत से मैचेस में, बहुत से सीरीज़ में उमर गुल वाज द स्टार ऑफ द मैच, क्योंकि वो बहुत सी जगहों पर उन्होंने बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देकर बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस बचाए भी हैं, वो चाहे इंडिया के खिलाफ हो, इंग्लैंड के खिलाफ हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो। सो ही वाज एन अमेजिंग बॉलर, एंड आई थिंक हमारी टीम उनकी ये जो रिप्लेसमेंट नहीं अभी उस तरह से डिस्कस कर सकते, लेकिन उनकी कमी जो है वो महसूस की जाएगी। उनकी कमी खासकर जब T20 को देखा जाए तो T20 में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, पाकिस्तान के लिए बड़े मैचेस जितवाए हैं। और यॉर्कर जो है डेथ पे बॉलिंग की जाती है, आखिरी ओवर्स में जो बॉलिंग की जाती है उसमें अगर रन्स को कंटेन करना होता था तो उमर गुल को हमेशा से बॉलिंग दी जाती थी कि ये रन्स नहीं होने देंगे यॉर्कर पर। यॉर्कर और कंटिन्यूसली जब वो बॉल करेंगे तो वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग होती थी, और ऑस्ट्रेलिया की टीम
को मैंने देखा परेशान होते हुए, इंडियन क्रिकेटर्स को जो कि बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स होते हैं, बैटिंग में उनको बड़ा नाम होता है, लेकिन वो भी परेशान दिखाई दिए उमर गुल के यॉर्कर्स के आगे। और आपको 2009 का T20 वर्ल्ड कप याद होगा, जिसमें अपने अरूज पर था उनका करियर और उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में, और हमने वो मैच जीता भी था। इसके साथ साथ अगर हम 2007 के T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें भी उन्होंने विकेट्स जो हैं वो 13 ली थी, और इस इवेंट में भी किसी भी बॉलर ने जो सबसे ज़्यादा विकेट्स ली थी वो उमर गुल ही थे। तो उनके करियर की एक लंबी हिस्ट्री है, एक लंबा ट्रैक है जिसको वी ऑल अप्रिशिएट, और उनको अप्रिशिएट करने के लिए आज हमने उनको दावत भी दी है और वो हमारे साथ मौजूद भी हैं और हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए, और ये इंटरव्यू वैसे ही बहुत ज़रूरी था, ना सिर्फ आपको ट्रिब्यूट पेश करनी थी बल्कि आपसे पूछना आपको अपना ये खूबसूरत सफ़र, खूबसूरत करियर कैसा लगा? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगा थ्रू आउट द कैरियर, जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह फैंस की तरफ से जो प्यार मिला है, जो फ्रेंड और फैमिली ने जिस तरह सपोर्ट किया, प्यार किया, तो मेरे ख्याल से आपको यही चीज़ चाहिए एक प्रोफेशनल लाइफ में कि आपके जो फैंस हैं और आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको सपोर्ट करे, आपको प्यार दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से एक शौक़ था क्रिकेट खेलना, एक पैशन था, जो सोचा था, जो चाहा था, अल्लाह ने उससे भी ज़्यादा उससे बढ़ के दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अपने करियर से, और कोशिश की है कि पाकिस्तान की वजह से मेरा एक नाम बने, पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से मेरा एक नाम बने। तो हमेशा ट्राई किए कि इन रिटर्न पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूँ, और एक ऑनर है, एक बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ बीइंग अ क्रिकेटर। मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एज ए एम्बेसडर, मैं काफ़ी कंट्रीज़ मैंने विज़िट किए, वहाँ पे परफॉर्मेंस दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ऑनर, बिल्कुल बड़े ऑनर की बात है, और ये हमारे लिए भी ऑनर की बात है कि आपने पाकिस्तान के लिए खेला और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। रिटायरमेंट के तरीक़ाकार को भी बड़ा खराज तहसीन पेश किया जा रहा है कि आपने बड़े ऑनरली आपने इसको रिटायर किया, क्रिकेट से रिटायर हो गए। बहुत से क्रिकेटर ऐसा नहीं करते और फोर्सफुली उनको जाना पड़ता है, लेकिन आपने बड़े डिग्निटी के साथ आपने रिटायरमेंट ली है। क्या मशवरा देंगे आप आने वाले लोगों को? देखिए एक टाइम आता है, चाहे आप जिस फील्ड में भी हो, चाहे आप ऑफिस बॉय या ऑफिस में काम करते हो, या स्पोर्ट्समैन हो, क्रिकेटर हो, व्हाटएवर, जो भी जिस फील्ड में भी हो, तो टाइम आता है कि आपको जो ना वो पीछे हटना होता है, आगे दूसरे यंगस्टर को आपने मौका देना होता है, आपके पीछे जो दूसरे लोग आते हैं उनको मौका देना होता है। तो मैंने भी बस यही सोचा कि यार पाकिस्तान के लिए काफ़ी खेल रहा हूँ, और अब आगे ऑनेस्टली लाइक पाकिस्तान के लिए तो मैंने कम बैक नहीं करना था, क्योंकि जिस एज से मैं गुजर रहा था तो उसके बाद तो कम बैक बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने यही बेहतर समझा कि यार ये टाइम है कि अपने यंगस्टर को, अपने जो जूनियर हमारे पीछे जो आ रहे काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास एक फास्ट बॉलरों की एक बैटरी आ रही है। तो मैंने कहा चलो यार यही टाइम है कि यहाँ से मैं अपने रिटायरमेंट अनाउंस करूँ, और फर्दर इसके अनाउंसमेंट के बाद, क्रिकेट खेलने के बाद कोई दूसरी तरफ मैं अपने फोकस कर सकूँ। तो ये है कि मेरे ख्याल से जो भी प्रोफेशनल बंदा होता है वो उसको पता होता है कि यार किस टाइम पे मुझे फिनिश करना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि यार यही टाइम है, क्योंकि अभी मेरे में एनर्जी है, अल्हम्दुलिल्लाह यंग हूँ। तो अगर मैं इस टाइम पे अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर दूँ तो इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान बोर्ड को अगर मेरी ज़रूरत भी पड़ जाए तो मेरे में इतनी एनर्जी हो कि मैं ऑन द फील्ड प्लेयर्स के साथ उनकी हेल्प कर सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ। तो यही एक मेन मकसद था। उमर, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, ये ना सिर्फ नहीं बल्कि एथिकली भी बहुत खूबसूरत जेस्चर रहा, और लोग आपको इस बात पर अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जब होता है तो आपको पता है कि एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा होती है फैंस में, और एक लंबी लिस्ट है पाक वर्सेस इंडिया मैचेस की जिसमें आपने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और आपकी बड़ी तारीफ़ें हुई। वो हम टाइम टू टाइम अगर मैचेस के नाम लेना शुरू करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सी रही? देखिए डिपेंड करता है पीसीबी, बिल्कुल ऑब्वियसली मैंने कोचिंग कोर्स वगैरह भी किए मैंने, और बाकी जो
लड़के थे। पीसीबी ने हमारे लिए स्पेशल जो टेस्ट प्लेयर थे जो रिसेंट में खेल रहे थे उनके लिए एक कोचिंग कोर्स अरेंज किया होता है। लेवल 2 हमने किया, मैंने, मिसबा ने, हफीज़ ने, हमने एक साथ किया है। तो ऑब्वियसली बीइंग अ क्रिकेटर इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह क्रिकेट से रिलेटेड जो भी काम होगा क्रिकेट के लिए, क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए, पीसीबी के हेल्प के लिए जो भी होगा इंशाल्लाह, अगर पीसीबी कोई ऑफ़र देता है या पीसीबी को हमारी ज़रूरत होती है तो डेफिनेटली कोच भी आ सकता हूँ मैं। सही उमर गुल, बिल्कुल आपने खुद ही कह दिया कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद आप कोचिंग करेंगे, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको ऐसी असाइनमेंट मिले, परफॉर्मेंस तो आपकी बेहतरीन हमेशा से रही है, इंडिया के ख़िलाफ़ हो या किसी और भी टीम के ख़िलाफ़ हो। अब ये बताएं कि बच्चों में किसी को क्रिकेट में दिलचस्पी है, क्योंकि माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं, तो उनको कभी आप लेकर आएँ ग्राउंड में? देखिए अभी तो मेरे बच्चे खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी छोटे हैं, 2 बच्चे मेरे, अभी एक बेटी एक बेटा है। अब बेटा मेरा छोटा 5 साल का है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन इन फ्यूचर। वो तो ये है कि मिक्स वो जो अगर फुटबॉल आता है तो फुटबॉल भी खेल लेता है, क्रिकेट भी सम टाइम उसके साथ में खेल लेता हूँ। लेकिन अभी आई डोंट थिंक सो कि उसको इतना शौक़ है क्रिकेट से, लेकिन लेट्स सी इन फ्यूचर उसको किस तरफ लेके जाता है, कौन से स्पोर्ट्स में वो शौक़ रखता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं उनको फोर्स करूँगा कि पढ़ाई करे, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो भी वो स्पोर्ट्स खेलना चाहे मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं होगा उस पर। अच्छा, हम ज़रा ये भी जानना चाहेंगे कि आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ था क्रिकेट में? मतलब लेट्स गो बैक देयर, कहाँ पैदा हुए थे आप और कैसे शौक़ पैदा हुआ, फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिली, ताकि लोग आपकी इस पूरी जर्नी से कुछ ना कुछ लर्न भी कर सकें। देखिए मैं तो खैर मैं बर्थ पेशावर में हुई, पेशावर और जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मेरे बर्थ पैदाइश हुई है नवाकली के नाम से, और वो इलाका जो ना मेरे ख़्याल से पहले ही मैं पेशावर से नवाकली से पहला क्रिकेटर मैं हूँ जो वहाँ से निकला हूँ, क्योंकि नवाकली बेसिकली मशहूर है स्क्वाश के लिए। जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं, जितने भी हमारे पास्ट के जो लेजेंड्स है स्क्वाश के प्लेयर, लाइक कमर ज़मान हो गए, जहांगीर खान, जानशेर खान, हाशिम खान, वो सारे हम एक ही इलाके से बिलोंग करते हैं। और क्रिकेट का बचपन से ही शौक़ था, खेलते रहे गली कूचों में, टेप बॉल के साथ खेलते रहे, टीवी पे मैचेस देखते रहे, तो बस वो एक शौक़ बढ़ गया था और उसी को फॉलो किया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक ड्रीम था, एक ख्वाब था, तो अल्लाह ने पूरा किया। बेशक बड़ा पूरा हुआ है, बड़ा नाम बनाया आपने, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आपने जिस इलाके का जिक्र किया उसमें ऑब्वियसली स्क्वाश प्लेयर्स भी हैं और दीगर प्लेयर्स भी हैं। क्रिकेटर्स की बात कीजिए तो बैटिंग वहाँ पर ज़्यादा रुझान है, बैट्समैन ज़्यादा इस एरिया से हमने देखे हैं। बॉलिंग का शौक़, और वो भी फास्ट बॉलिंग का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? देखिए शौक़ तो खैर अगर आप देखें जो कुछ जगहों पे मैंने पाकिस्तान के लिए भी जब खेला तो थोड़ी बहुत मैंने चिपिंग की बैटिंग में भी। टेप बॉल से जब आप खेलते तो ऑब्वियसली दोनों का शौक़ होता है, बैटिंग भी करता था, इवन क्लब में मैं ऊपर बैटिंग करता था। लेकिन जो मैन जो एक आइडियल होता है बंदे का, जो एक रोल मॉडल होता है, तो इमरान भाई को देखा हमने, वकार यूनुस, वसीम अकरम को देख के मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी फास्ट बॉलर बन सकूँ, और वही उनको आइडियल बना के मैं भी फास्ट बॉलर बनने के ख्वाहिश थे, और अल्लाह ने पूरी की। बिल्कुल सही। अच्छा उमर, अब ये बताइएगा कि मौजूदा क्रिकेट टीम में आपका फेवरेट कौन है, और किस उस खिलाड़ी में आपको क्या खूबी ज़्यादा पसंद है, क्या पसंद करते हैं आप उसमें, कि कौन सा टैलेंट है जो आगे जाके पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देगा? मौजूदा टीम में अगर आप देखें तो बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, जो कि माशाल्लाह से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आई होप कि वो इस तरह ये परफॉर्मेंसेस करता रहे और पाकिस्तान के लिए ना मैचेस जिताते रहे और पाकिस्तान के लिए सब करता रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमर गुल, और जिस तरह से आपने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट को आप मज़ीद भी सर्व करें, और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड जिधर भी आपको यूज़ करना चाहे, आपकी खिदमात को यूज़ करना चाहे, आपको किया जाना चाहिए, क्योंकि आप एक बेहतरीन बॉलर थे, एक इंथुजियास्टिक बॉलर थे, एनर्जी थी आपके अंदर, ये हमारे नए नौजवानों में होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और हम लेते हैं एक ब्रेक, फिर आएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना जब से दुनिया भर में आया है तो हमने ये देखा कि तकरीब जो है वो भी मुख्तलिफ होती है। आपके इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई का अंदाज़ मुख्तलिफ हो गया है, बिज़नेस में आपने देखा कि ऑनलाइन बिज़नेस ज़्यादा शुरू हो गए, तो काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं ओवरऑल दुनिया में चेंज हो गई कोविड के बाद। अच्छा, ये इम्प्रोवाइजेशन जो है ना वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी, फिल्म इंडस्ट्री में भी हमने देखने में आई है। आपको याद होगा ऑस्कर्स ऑनलाइन हुए और बहुत सी ऐसी तकरीब जो है वो कैंसिल हुई या वर्चुअली की गई। अब लाइव कॉन्सर्ट जो है वो एक बड़ा यूनिक आइडिया होता है, उसमें आपको लाना होता है आइडिया, क्योंकि लोगों की गैदरिंग होती है, तभी आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो। तो आपके साथ जो हम खबर शेयर करने जा रहे हैं वो है जी अमेरिका से, जहाँ पर एक मशहूर रॉक बैंड फ्लेमिंग लिप्स ने 3 रोज़ कबल एक लाइव कॉन्सर्ट किया, जिस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका आइडिया ये था कि बबल्स बनाए गए थे प्लास्टिक के, और सोशल डिस्टेंसिंग तो वैसे ही मेंटेन हो गई, मास्क पहनने की भी ज़रूरत नहीं रही। तो बबल्स के अंदर इन सिंगर्स ने परफॉर्म किया, और आप देखिए कि इतना मुझे ये यूनिक और मज़ेदार आइडिया लगा कि मैं तो एंजॉय कर रही थी। आप देखें कि जो यहाँ पर मौजूद है वो तमाम बबल में है, सेफ है। तमाम शुरा को ऐसे बड़े गुब्बारों में रखा गया था जिनमें हवा भरी हुई थी, और इस तरह हर शख्स एक बड़ी गेंद में खड़ा था। इस तरह तमाम शुरा एक दूसरे से दूर भी थे और कोरोना के खतरे से महफूज भी रहे। लाइक जब आपने एंट्री करनी है तो वहाँ पे आपको एक वो बबल में बंद कर देंगे, एंड बबल को रोल करते हुए आप आगे जाएं, आप कॉन्सर्ट में भी हैं और अपने अपने बबल में रहकर आप एंजॉय कर सकते हैं कॉन्सर्ट। बड़ा अच्छा यूनिक आइडिया, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा, थोड़ा इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में इसको एग्जीक्यूट करना। टिकट ना फिर जब आप उसमें जा रहे हैं। अमेरिका में तो आपको पता है कि वैसे भी कॉन्सर्ट्स का बड़ा हमेशा से बड़ा शौक रहा है, लोग बड़े एंथुसियास्टिक होकर इनमें शिरकत करते हैं। तो एक अच्छा यूनिक आइडिया सिचुएशन को देखते हुए। बिल्कुल, और ये जो प्रोग्राम है इसमें बाकायदा एक वीडियो शूट भी हुई है। जाहिर है हाफ कॉन्सर्ट था और फिर हाफ उन्होंने वो वीडियो शूट की, और ये मुझे लगता है कि आइडिया पसंद आएगा लोगों को। सो दे विल मेक इट पॉसिबल कि अब ये जो है ना इसको रेप्लिकेट भी किया जाए। अच्छा है, गुड है, एंजॉय करना चाहिए। अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में ही इस तरह की जो इंटरवेंशंस होती हैं, फ्यूजन्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी करते हैं। चलिए जी, इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि हमने शामिल करनी थी, और वो ये है कि पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो शादी के बंधन में बंध गए हैं। उनमें उमैर जसवाल और सना जावेद हैं जिनका निकाह हुआ है। हम उनको मुबारकबाद पेश करें। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो कपल को। और उमैर और सना क्यूट लग रहे थे काफ़ी अपनी इस निकाह सेरेमनी में, और खुश भी थे। और फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर उनमें मुबारकबादों का सिलसिला जारी रहा। और मुझे भी ऐसे ही पता लगा, मैंने ट्विटर पर कल टॉप ट्रेंड देखे तो सना जावेद और उमैर जसवाल टॉप ट्रेंड कर रहे थे, तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे क्या हुआ। मैंने ओपन इट तो मुझे मेरे मुंह पे स्माइल आ गई कि दे बोथ आर मैरिड। अच्छा, ये एक जो तरीक़ेकार है ना, बड़ा तरीक़ेकार कहूँ या पैटर्न कहूँ कि फॉलो किया जा रहा है कि सिंगर विद एक्ट्रेस या एक्टर विद सिंगर कपल्स जो हैं वो बनते सिंगर एक्टर की जोड़ी जो है वो बड़ी फेमस रही है। पहले भी ऐसी हुई है, सारा खान और फलक शबीर की हुई है, और इसके बाद अब ये जोड़ी है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, और जो भी इनके लिए दुआएं कर रहे हैं उनकी दुआएं कबूल हों। सोशल मीडिया पर बहुत बात की जा रही है, बड़ी अच्छी बात है। उमैर जसवाल, सना जावेद की शादी हो गई और हम उनको कांग्रेचुलेशंस करते हैं। बिल्कुल, कांग्रेचुलेशंस, खुश रहिए, आबाद रहिए। और इसी के सारा वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।